दोस्तों आज क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान का करंट अफेयर जून माह का। और राजस्थान के करंट अफेयर की ये 5वीं क्लास है। जून माह का करंट अफेयर जो आज हम देखने वाले हैं, साथ ही हमारे इससे पहले के जो भी जनवरी से लेकर मई तक का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो है जून का करंट अफेयर देखेंगे और साथ ही साथ जो है हम आने वाली जो है हमारी क्लासों पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आगे आईपीडी टावर जो है उसका नाम अब जो चेंज कर दिया गया। आपको पता है कि राजस्थान में एसएमएस अस्पताल के बगल में जो है आईपीडी टावर बन रहा था और इस पे हेलीपैड भी बन रहा है, मतलब है ना। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 116 मीटर की रखी गई है। तो ये राजस्थान की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी दोस्तों, राजस्थान की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। और राजस्थान का सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी तो अस्पताल भी ऑब्वियसली सबसे ऊंचा है। यहाँ पर इसके टावर के टॉप फ्लोर पर क्या बन रहा है, हेलीपैड बन रहा है। टावर की जो ऊंचाई है वो 116 मीटर की होगी और जो कि 24 मंजिला जो है ये टावर रहने वाला है आपका। इसमें 20 ऑपरेशन थिएटर होंगे, सुपर लग्जरी कॉटेज वार्ड बनेंगे और साथ साथ इसमें 1200 जो है बेड की सुविधा की प्रदान की गई है। आयुष्मान टावर की हम थोड़ी देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ये देश का सबसे ऊंचा हॉस्पिटल है, ध्यान रखना, देश का सबसे ऊंचा हॉस्पिटल है और राजस्थान की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। दोनों में अंतर है, दोनों बातों में। इस हॉस्पिटल की जो ऊंचाई है 116 मीटर होगी। ये राजस्थान में अब तक की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी जो छत है उस पर 2 मंजिला बेसमेंट होगा और हेलीपैड होगा। इसमें लगभग 24 मंजिल बनेगी और ये जो हॉस्पिटल है ये हेलीपैड से लेकर अत्याधुनिक ओटी, सुपर लग्जरी कोटेज सभी सुविधा इसके अंदर होगी। तो बहुत ही लग्जरी और बहुत ही ऊंचा है जो हॉस्पिटल बनने वाला है। साथ ही साथ इसमें जो है 1200 बेड की सुविधा, इसमें 792 तो जनरल और 150 कॉटेज, 166 आईसीयू और 92 जो है प्रीमियम रूम की जो है बात की गई है। टोटल मिला के 1200 बेड की इसमें बात की गई। इसके अलावा डबल बेसमेंट पार्किंग रखी गई है। मरीज परिजन के लिए 2 बड़े वेटिंग हॉल रखे गए हैं। मेडिकल साइंस गैलरी की रखी गई है और 20 ऑपरेशन थिएटर रखे गए हैं। कितने? 20 ऑपरेशन थिएटर रखे गए हैं। फूड कोर्ट के अलावा रेडियो और माइक्रोबायोलॉजी जांच संबंधित एडवांस लैब जो है यहाँ पर बनाई जाएंगी। तो आने वाले 2 साल के अंदर जो है ये हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाएगा। तो राजस्थान की जो है सबसे ऊंची बिल्डिंग है और देश का सबसे ऊंचा हॉस्पिटल है कौन सा? आयुष्मान टावर। एमएल गर्ग की हम बात करें तो एमएल गर्ग साहब जो है बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के नए आईजी बने हैं। पूछा जा सकता है कि जो बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के नए आईजी कौन है, तो एमएल गर्ग साहब है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जीवन 2024, तो जीवन क्या है 2024 ये ध्यान रखना। जीवन पूछ रहा है कि जीवन क्या है और एक ऑप्शन में दे दे तो हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर से संबंधित होगा, नहीं। ये जो लंदन में आयोजित होने वाली प्रवासी राजस्थानियों का क्या है, सबसे बड़ा पर्व है। जो भी प्रवासी भारतीय जो राजस्थानी हैं वो लंदन में जो रहते हैं उन्हों के द्वारा ये आयोजन किया जाता है जीवन 2024। ठीक है। इसका आयोजन जो अभी 30 जून 2024 को हुआ था, कहाँ पर? राजस्थान एसोसिएशन यूके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ये एक ऐसा सांस्कृतिक पर्व है जो लोगों को यूके में राजस्थानी जो लोगों को यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो लंदन में रहते हैं, जो आपके यूके जो कंट्रीज हैं वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे जो राजस्थानी संस्कृति से जुड़ाव और विदेशी में लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए ये आयोजन किया जाता है। तो एक ये चीज़ ध्यान रखना कि मतलब राजस्थानी लोगों का जो विदेश में जीवने का काम किया जाता है वो जीवन कहलाता है। कहाँ पर? लंदन के अंदर, है ना, ये ध्यान रखना आप। आगे देखो, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 की हम बात करें तो 2024 का जो पुरस्कार है जो 15 जून 2024 को दिया गया था, 2024 के लिए युवा बाल साहित्य पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है। इसमें जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हेतु 23 लेखकों के नामों की घोषणा की गई थी, जिसमें अभी जो राजस्थानी भाषा हेतु युवा पुरस्कार जो मिला है 2024 का, वो मिला है सोनाली सुथार को। किसको मिला है? सोनाली सुथार को। इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है शुद्ध सोंडू जग अंगणे कविता, है ना। ये एक कविता है, शुद्ध सोंडू जग अंगणे कविता जो है सोनाली सुथार ने जो है लिखा था 2023 का जो है। इससे पहले अंताक्षर ओल्मो कविता जो है किसने लिखा था? देवीलाल मैया ने। किसने लिखा था? देवीलाल मैया ने। तो ये ध्यान रखना कि 2024 का जो है 2024 का तो आपको मिला है सोनाली सुथार को। इसको मिला है सोनाली को। और जो 2023 का जो है वो मिला था आपके देवीलाल मैया को, देवीलाल मैया को। और साथ ही साथ हम बात करें कि फर्स्ट जो 2011 का है, 2011 का जो फर्स्ट में है वो किसको मिला था? वो मिला था दूलाराम सारन, दूलाराम को। तो सोनाली, देवीलाल और दूलाराम, इसका नाम याद रखना, पूछा जा सकता है। साथ ही साथ हम बात करें तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 है। ये भी देखो 15 जून 2024 को दिया गया। युवा
पुरस्कार बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा की गई है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 24 विजेताओं के नामों की इसमें घोषणा की गई है। 2024 का जो है ये है वो मिला है महारी ढाणी कविता के लिए मिला है। कौन सी? महारी ढाणी। 2023 का टाबरा री दुनिया संस्मरण, टाबरा री दुनिया संस्मरण जो है ये इसमें जो है किरण बादल 2023 में थे। और 2024 का जो मिला है प्रहलाद सिंह झारोडा को, प्रहलाद सिंह झोरडा को मिला है 2024 का कौन सा पुरस्कार? ये मिला है साहित्य राजस्थानी भाषाएं बाल साहित्य पुरस्कार। कौन सा? राजस्थानी भाषाएं बाल साहित्य पुरस्कार। तो पहला पुरस्कार किसको मिला था? बुल रा बोल। किसको मिला था? चंचल को। दमयंती जाड़ावत जो है दमयंती जाड़ावत को मिला था। किस कृति के लिए? बुलबुल रा बोल पहला पुरस्कार। 2024 का मिला है प्रहलाद सिंह झोरडा को महारी ढाणी कविता के लिए। कौन सा? महारी ढाणी कविता के लिए। हम बात करें साहित्य अकादमी ने सन 2010 से अपने द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं को बाल साहित्य को प्रोत्साहित करने हेतु बाल साहित्य पुरस्कार का क्या किया? प्रारंभ किया। बाल साहित्य के लिए पुस्तकों का चयन संबंधित भाषा चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है और इस पुरस्कार में एक ताम्र फलक दिया जाता है और 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि युवा पुरस्कार तो मिला है आपको सोनाली सुथार और देवीलाल मैया 2023 में, और 2024 में मिला है सोनाली माथुर को। साथ ही साथ हम बात करें तो बाल साहित्य पुरस्कार की, वो 2024 का मिला है प्रहलाद सिंह झोरडा को महारी ढाणी कविता के लिए। महारी ढाणी कविता, ढाणी जानते हो? गाँव का छोटा गांव से जो अलग थलग एक जगह पे कुछ लोग रहते हैं उसे ढाणी कहते हैं, खेतों में जो रहते हैं एक तरह से ना। दिया कुमारी जो आपको पता है हमारी जो डिप्टी सीएम है, उनको वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको पता है दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ पर्यटन मंत्री भी हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो सम्मान है ITB बर्लिन जर्मनी से सम्मानित किया जाएगा। मतलब ये कहाँ पे दिया जाएगा? जर्मनी के अंदर। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान को डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर के लिए भी पटवा इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर राजस्थान को दिया गया है और इसके साथ साथ जो ये अवार्ड है पटवा इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड, ये भी इनको दिया जाएगा 2025 में। कब दिया जाएगा दोस्तों? 2025 में। तो ध्यान रखना। आगे देखो 8 नई अकादमियों की गठन की बात की गई है, जिसमें हम बात करें तो जयपुर में सवाई मानसिंह ढूंढान अकादमी, भरतपुर के जो है ब्रज अकादमी महाराजा सूरजमल के अंदर है ना। कोटा की हम बात करें तो बूंदा मीणा हाड़ोती अकादमी, उदयपुर की हम बात करें तो राणा सांगा मेवाड़ अकादमी, जोधपुर की हम बात करें तो राव जोधा राठौड़ अकादमी, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान अकादमी, बीकानेर में जिलाई बाई मांड अकादमी, सीकर में महाराजी शेखाजी शेखावत अकादमी। इस प्रकार राजस्थान में प्रमुख अकादमियों के केंद्रों की संख्या 18 से बढ़कर कितनी हो गई है दोस्तों? 26 हो गई है। वर्तमान में अगर पूछ ली जाए कि राजस्थान में अकादमियों की संख्या कितनी है तो दोस्तों 26 आपको ध्यान रखना है। इससे पहले पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना की मंजूरी भी दी थी। यह अकादमी जैन धर्म के लोक साहित्य के प्रकाशन एवं मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण के लिए है। यह अकादमी कौन सी? प्राकृतिक, राजस्थान प्राकृतिक भाषा वाली कौन सी है? जैन धर्म के लोक साहित्य के प्रकाशन एवं मंदिरों के लिए। आपको पता है कि जो जैन साहित्य है पूरा प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, आपको पता है अच्छे से। राजस्थान की पहली अकादमी जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स 1866 में गठित की गई थी। बाद में इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया था। और ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। पहले जो इसका नाम था राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, बाद में इसका नाम जयपुर अकादमी रख दिया गया था। झाकरडा अभ्यारण्य की हम बात करें तो झाकरडा अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर में है। झाकरडा अभ्यारण्य कहाँ है? बाड़मेर में। यहाँ ग्रेट फ्लेमिंगो के कारण ये चर्चा में रहा है और इसे जो रेगिस्तान का आइलैंड भी कहा जाता है। रेगिस्तान का आइलैंड किसे कहा जाता है? झाकरडा अभ्यारण्य को। और ये क्यों चर्चा में? ग्रेटर फ्लेमिंगो के कारण। यहाँ पे ग्रेटर फ्लेमिंगो क्या है? ये एक पक्षी है, राजहंस जो पक्षी होता है उसकी ये प्रजाति है और यूरोपीय देशों के साथ दक्षिण एशिया में यह यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन सर्दियों में ये भारत के कई स्थानों पर आती है। क्या? ग्रेटर फ्लेमिंगो। ये 6 प्रजातियों में सबसे लंबा होता है और इसका जो वजन है वो 3 से 5 किलोग्राम का होता है और ये सबसे लंबा है तो 3 से 9 और 4 से 7 और 1 से 2 और 1 से 4 मीटर तक की ऊंचाई का होता है। लंबाई तो क्या है? 3 से 9 मीटर फीट या फिर 4 से 7 फीट और ऊंचाई जो है 1 से 2 मीटर और 1 से 4 मीटर इसकी जो है ऊंचाई
रहती है और वजन जो है 3 से 5 किलो इसका रहता है। ये क्या है, ग्रेटर पक्षी है। ग्रेटर फ्लेमिंगो क्या है, पक्षी है। राजस्थान में सबसे खराब जो है मीथेन के स्पॉट पाए गए हैं वो है 4 सबसे खराब मीथेन हॉट स्पॉट में, सबसे पहले बाड़मेर, फिर जैसलमेर, फिर तारानगर और चिड़ावा। ये 4 जो स्थल है ये राजस्थान में सबसे खराब हॉट स्पॉट पाए गए हैं मीथेन गैस के। यहाँ पर मीथेन का जो है ज्यादा मात्रा में यहाँ पे उत्सर्जन होता है। मीथेन उत्सर्जन से क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन और तापमान में वृद्धि होती है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का कारण मीथेन गैस भी है एक, है ना। इसरो द्वारा एक अध्ययन में इसका खुलासा हुआ है कि बाड़मेर, जैसलमेर और तारानगर और चिड़ावा में जो लैंडफिल है, जहाँ पे मतलब कचरा डंप किया जाता है, वहाँ देश के जो शीर्ष 22 मीथेन के स्पॉट पाए गए हैं, उनमें से 4 राजस्थान के हैं। ठीक है, तो चौथे नंबर पर जो है बाड़मेर है, छठे पे जैसलमेर है, 8वें पे ये 24 में से, ये सॉरी 22 में से जो है चौथे स्थान पे बाड़मेर है, 6वें पे जैसलमेर है, 8वें पे तारानगर है और चिड़ावा जो है 11वें स्थान पर आता है। मीथेन बढ़ने का मुख्य कारण है कचरे का सही रूप से निस्तारण नहीं होना माना गया है। दरअसल मीथेन गैस वातावरण को गर्म करती है और इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और तापमान बढ़ता है। तो तापमान बढ़ने के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो मीथेन भी है ना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अलावा मीथेन गैस भी जो है इसके लिए उत्तरदायी है। संतोष खेदड़ को क्या है, जैविक खेती में नवाचारों के लिए क्या मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सीकर के गांव बेरी की किसान संतोष खेदड़, सीकर में एक गांव है, क्या है गांव, क्या नाम है, बेरी, वहां पर एक किसान है, क्या नाम है उनका, संतोष खेदड़। इनको जो है 8 जून 2024 को जैविक खेती के लिए जो नवाचार इन्होंने किए हैं, इनोवेशन इन्होंने किए हैं, इनको क्या मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मान दिया गया है। और ये सम्मान जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में ये दिया गया है। संतोष खेदड़ पिछले 16 वर्षों से जैविक खेती कर रही है। संतोष खेदड़ क्या कर रही है, 16 वर्षों से जैविक खेती कर रही है। वह स्वयं अपने बगीचे की नर्सरी में जैविक विधि से दर्जनों किस्म की पौध तैयार कर रही है। देश में जो है हम बात करें, जयपुर के अंदर देश का पहला सर्वाधिक वन्य जीव सफारी वाला पार्क शहर बन चुका है। जयपुर जो शहर है आपका, जयपुर जो शहर है वो देश का सर्वाधिक वन्य जीव सफारी कराने वाला पार्क बन गया है। बोले कौन कौन सी सफारी सर, राजस्थान सरकार के सहयोग से जयपुर देश के सबसे अधिक वन्य जीव सफारी कराने वाला शहर बन चुका है। इसमें 3 जो है पैंथर सफारी है जयपुर के अंदर। कौन कौन सी, झालाना पैंथर सफारी, आमागढ़ पैंथर सफारी, नाहरगढ़ पैंथर सफारी। तो 3 तो पैंथर सफारी है जयपुर के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करें तो इसके अंदर जो है जयपुर के अंदर और क्या क्या है आपको पता है। जयपुर के अंदर पैंथर सफारी के अलावा देखो आप, जयपुर के अंदर पैंथर सफारी के अलावा देखो हाथी गांव है ना, वहां पे हाथी सफारी भी है। ठीक है, अब नाहरगढ़ में जो है लोयन सफारी की भी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो जयपुर में सबसे ज्यादा जो है सफारी वाला शहर बन चुका है हमारा जयपुर। जोधपुर में हम बात करें तो जोधपुर रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोलेगा। जोधपुर का जो कृषि यूनिवर्सिटी है वहां पर जो पश्चिमी राजस्थान का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर खोला जाएगा। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि कृषि क्षेत्र में तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देना ताकि बेहतर उपज के साथ किसानों की आय में वृद्धि हो। तो ध्यान रखना, जोधपुर में रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा जो जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय का क्या होगा, पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर होगा। महाराज शेखाजी और सैन्य अकादमी, महाराज शेखाजी सैन्य अकादमी की हम बात करें तो सीकर के मोहनपुरा गांव में स्थित है। राजस्थान की पहले सैन्य अकादमी है, राजस्थान की क्या है, पहली सैन्य अकादमी है। ये अकादमी बनकर तैयार हो चुकी है लेकिन इसका लोकार्पण किया जाना शेष है। इसमें जो है पहले साल अकादमी में 100 युवाओं का जो है दाखिला किया जाएगा। इस एकेडमी परिसर में ही विद्यार्थी को पढ़ाई से खेल और आवास की सुविधा मिलेगी। और इस प्रोजेक्ट की जो घोषणा है 2017 में हुई थी और इसका जो काम 2019 में शुरू हो गया था। प्रोजेक्ट की लागत लगभग 31 करोड़ रुपए आई है और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है दोस्तों, 10 हेक्टेयर। तो ये ध्यान रखना, महाराज शेखाजी सैन्य अकादमी सीकर के मोहनपुरा गांव में स्थित है। राजस्थान की मिलिट्री स्टेशन की पहली प्लास्टिक वेस्ट से बनी सड़क, राजस्थान की मिलिट्री स्टेशन की पहली जो है क्या है, प्लास्टिक वेस्ट जो होता है उससे भी सड़क बनती है दोस्तों। और वो जो है जयपुर के मिलिट्री स्टेशन में वह प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बनाई गई है। ऐसा करने वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन बन गया है। भारतीय सेना ने मिलिट्री स्टेशन में सगत सिंह रोड अंडर ब्रिज से कप्स कॉर्नर कॉम्प्लेक्स तक 100 मीटर लंबी प्लास्टिक वेस्ट रोड बनाई है। ये राजस्थान स्थित मिलिट्री स्टेशन की पहली और देश की जो है दूसरी जो है प्लास्टिक वेस्ट की सड़क बन चुकी है।
इससे पहले 2019 में जो है असम के नारंगी मिलिट्री स्टेशन में एक प्लास्टिक वेस्ट की सड़क बनाई जा चुकी है। तो दोस्तों पहली जो सड़क बनी थी वो असम के नारंगी मिलिट्री स्टेशन में बनी थी और 2019 की बात है वो। अभी जो हाल ही में जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में जो है दूसरी सड़क बनाई गई है जो कि प्लास्टिक वेस्ट से तैयार हुई है। 100 मीटर की ये जो है सड़क है। इस प्लास्टिक वेस्ट का सड़क का निर्माण गैरीसन इंजीनियर जो है गैरीसन इंजीनियर दक्षिण चीफ इंजीनियर जयपुर जोन के तत्वाधान में भारतीय सेना की हरित सैन्य स्टेशन बनाने की नीति के अनुरूप किया गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये जयपुर में पहली दूसरी है और आपके असम के अंदर नारंगी मिलिट्री स्टेशन में पहली थी। बहज गांव डीग की हम बात करें तो विलुप्त नदी के साथ श्री कृष्ण के समय के बर्तन व औजार मिले हैं। हाल ही में डीग जिले के बहज गांव में गोवर्धन गिरिराज जी से महज 6 किलोमीटर दूर विलुप्त हो चुकी नदी के साथ महाभारत काल के मृदभांड संस्कृति हस्तिनापुर के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। तो ये ध्यान रखना, बहज गांव इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है महाभारत काल के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। मृदभांड मतलब बर्तन मिले हैं। राजस्थान के 9 औद्योगिक पार्कों का विकास किया जा रहा है। 9 औद्योगिक पार्क की हम बात करें तो 9 औद्योगिक पार्क जो है इनका जो है विकसित किया जा रहा है और हाल ही में भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क के लिए जमीन का आवंटन राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है और इससे राज्य में निवेश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ जो है रोजगार के अवसर भी इसमें पैदा होंगे। 9 औद्योगिक पार्कों की हम बात करें तो इसमें जो है टेक्सटाइल पार्क, टॉयज मैन्युफैक्चर जो क्लस्टर है वो उसकी बात की गई है, साथ में फार्मास्यूटिकल की बात की गई, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात की गई है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है, स्टोर कार्विंग पत्थर पर नक्काशी से संबंधित जो है यहाँ पर काम होगा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की पार्क की बात की गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्क की बात की गई है और आईटी क्षेत्र की जो है पार्क की बात की गई है। तो ये ध्यान रखना, जो भीलवाड़ा के अंदर जो है ये 10 जो है भीलवाड़ा के अंदर जो है ये जमीन आवंटन के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। राजस्थान में नल कनेक्शन की स्थिति के बारे में हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक नल से कनेक्शन लेने वाला सर्वाधिक जो घर हैं जो कि नल से कनेक्शन लेने वाला है वो कौन सा है, जिला दूदू। राजस्थान के अंदर जो 93.51 मतलब 93.5% लोगों ने कनेक्शन ले लिया है दूदू जिले के अंदर। राजस्थान में सबसे कम जो है नल कलेक्शन वाला जिले की हम बात करें तो बाड़मेर है और ये जो है 13.55% मतलब 93% सर्वाधिक है और 13.5% क्या है, न्यूनतम है। तो सर्वाधिक कहाँ, दूदू के अंदर, और न्यूनतम जो है आपके कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर। राजस्थान में कुल हम बात करें तो 50.64% घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। हर घर जल सूचित किए गए हैं जिले, हर घर जल प्रमाणित किए गए हैं जिले। ठीक है, तो आपको तो ये ध्यान रखना है केवल और केवल कि दूदू में सबसे ज्यादा, बाड़मेर में सबसे कम, और टोटल की बात आ जाए तो 50% मतलब 50.64% जो है नल कनेक्शन दिए गए हैं। राजस्थान में अमृतसर जामनगर भारतमाला परियोजना के लिए हम बात करें तो ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। राजस्थान में अमृतसर जामनगर भारतमाला परियोजना, तो राजस्थान में जो है पंजाब जो है आपका, ये देखो पंजाब से जो है ये हाईवे निकलता है, राजस्थान में जो है ये प्रवेश होता है और राजस्थान में प्रवेश होने के बाद जो है आपके हरियाणा बॉर्डर है ये दोस्तों, हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर, और ये गुजरात में चल जाता है। तो ये जो है इस प्रोजेक्ट का नाम है अमृतसर जामनगर। अमृतसर पंजाब में और जामनगर जो आपके गुजरात में है, ये भारतमाला परियोजना है। क्या है दोस्तों, भारतमाला परियोजना। तो अमृतसर जामनगर भारतमाला परियोजना की हम बात करें तो इससे संबंधित क्षेत्र में जो है ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के तहत काटे गए पेड़ों और झाड़ियों के बदले लाखों पौधों का क्या किया जाएगा, रोपण किया जाएगा। साथ ही इन्हें ड्रिप इरिगेशन से सिंचित भी किया जा रहा है। मतलब ये जो हाईवे बनाने के लिए जो पेड़ पौधों की कटाई हो रही है तो उनके लिए जो है और भी ज्यादा मात्रा में लाखों पेड़ पौधे उगाए जा रहे हैं और इनकी जो है सिंचाई का भी प्रबंध किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत सड़क निर्माण का काम अंतिम चरण में है और राजस्थान में ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करने की शुरुआत हो चुकी है। अमृतसर जामनगर परियोजना के तहत राजस्थान में एक्सेस कंट्रोल 6 लेन ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग 754A का निर्माण किया जा रहा है। पूछा जा सकता है दोस्तों कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, 754A। 754A का ध्यान रखना है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, अमृतसर से आपके जामनगर वाला। ठीक है, इन दोनों राजमार्गों के दोनों तरफ, इस राजमार्ग के दोनों तरफ, राजमार्ग के बीच में डिवाइडर पोर्शन पर लाखों पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है आपके क्या होता है, ये डिवाइडर हो गया।
क्या हो गया, ये डिवाइडर हो गया और ये जो आपकी सड़क हो गई, ठीक है। ये सड़क हो गई, सड़क के साइड में जो जमीन होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ सड़क के दोनों तरफ, ये दोनों तरफ पौधे लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ डिवाइडर जो है यहाँ पर भी जो है पौधे लगाए जा रहे हैं, और इनका जो है ड्रिप इरिगेशन से क्या रखा जा रहा है, ध्यान रखा जा रहा है। प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर 5000 लीटर की पानी की टंकी स्थापित होगी, जिससे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के तहत जुड़ा जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया जो है प्रोजेक्ट है, ठीक है। जामनगर हाईवे की हम बात कर लें तो दोस्तों एक्सप्रेस वे है, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे 754A है। इसकी जो लंबाई है 1257 किलोमीटर है, 6 लेन ये होने वाला है, और जिसकी लागत लगभग 22,500 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत होने वाली है। ये अमृतसर पंजाब को बंदरगाह शहर जामनगर गुजरात से जोड़ेगा, मतलब गुजरात में जो बंदरगाह है जामनगर, वहां पर जो है आपको वहां से जो है सीधा जुड़ा होगा पंजाब का। ये भारतमाला अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे का क्या है, एक हिस्सा है। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के चारों राज्यों से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे भारत का पहला एक्सप्रेसवे होगा जो बठिंडा, बाड़मेर और जामनगर की 3 तेल रिफाइनरियों को जोड़ेगा। तो दोस्तों पहला, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का या देश का पहला एक्सप्रेस वे होगा जो बठिंडा की तेल रिफाइनरी, बाड़मेर की तेल रिफाइनरी और जामनगर की तेल रिफाइनरी को जोड़ेगा। ये गुरु नानक देव थर्मल प्लांट बठिंडा, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट श्रीगंगानगर को भी जोड़ेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मतलब इसको अच्छी जगह से लेके जाया जा रहा है ताकि जो है ट्रांसपोर्टेशन की सारी समस्या खत्म हो जाए। ये पंजाब के कपूरथला के जिले टिब्बा से गांव से शुरू होगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के संगरिया कस्बे में ये प्रवेश करेगा, ठीक है। इसका जो लगभग है 637 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सांचौर से होकर गुजरेगा। मतलब जो राजस्थान से जो गुजरेगा तो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सांचौर से होकर गुजरेगा। इसकी जो राजस्थान में जो लंबाई है वो 637 किलोमीटर रहेगी, मतलब 1257 किलोमीटर का टोटल हाईवे होगा, जिसमें से 637 किलोमीटर लंबा क्या होगा, हमारे राजस्थान के अंदर होगा। राजस्थान में प्लास्टिक बोतल फ्रैंकलिंग मशीनें लगेंगी। राजस्थान के 50 स्थानों पर प्लास्टिक बोतल फ्रैंकलिंग मशीनें लगेगी। इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण को बेहतर बनाना और प्रदूषण और प्लास्टिक को खत्म करना। इस हेतु राज्य में प्लास्टिक की बोतलों को नष्ट करने के लिए पर्यटन स्थलों सहित सार्वजनिक जगहों पर फ्रैंकलिंग मशीनें लगाई जाएंगी। इसके तहत जब लोग मशीन में बोतल डालेंगे तो निजी कंपनियों की ओर से पॉइंट्स दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, पॉइंट्स दिए जाएंगे। इन पॉइंट्स के आधार पर शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने पर छूट दी जाएगी। देखो डिस्काउंट का नया तरीका, इससे आपका जो है पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा और आपको जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आपका जो है खर्चा भी बचेगा। कैसे सर, देखो दोस्तों क्या होगा कि आप जब कोई जैसे प्लास्टिक की बोतल हो गई या प्लास्टिक का कोई सामान हो गया, जब इन मशीनों में डालोगे तो आपका जो भी आधार से लिंक होगा या जो भी आपका ऐप होगा उसके आधार पे आपको क्या मिलेंगे दोस्तों, पॉइंट मिलेंगे। उन पॉइंट जो इकट्ठे हो जाएंगे तो जब भी आप कोई मॉल में या शॉपिंग करने जाएंगे, किसी साइट पे जाएंगे, तो इन पॉइंट्स को वहां पर रिडीम कर देना और रिडीम करने पर जो है आपको जो भी परसेंट 1%, 2%, 5% जो भी छूट है वो मिल जाएगी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से ये मशीनें लगेंगी। ध्यान रखना, ये बढ़िया जो है एक नवाचार है। इससे देश की सफाई होगी और देश में सफाई होने के साथ साथ जो है आपके जो आपका जो पैसा है वो भी बचत होगी। जयपुर अलवर में वायु गुणवत्ता पूर्ण चेतावनी प्रणाली स्थापित होगी। 5 जून 2024 को जयपुर के लिए वायु गुणवत्ता पूर्ण चेतावनी प्रणाली को जो है लागू कर दिया गया है और इसके माध्यम से मौसम की तर्ज पर वायु गुणवत्ता के बारे में भी पूर्व में ही चेतावनी जारी की जा सकेगी। तो ध्यान रखना, जयपुर और अलवर का जो है यहाँ पर ये बात की गई है। माया बिश्नोई ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में एशिया कप में क्या जीता है, रजत पदक जीता है। दक्षिण कोरिया में आयोजित जूनियर एशिया कप में भारतीय तीरंदाजी महिला कंपाउंड टीम ने क्या जीता है, रजत पदक जीता है। भारतीय टीम में बीकानेर की माया बिश्नोई ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक टीम को पहुंचाया है और ये जो है दक्षिण कोरिया में जो है ये जूनियर एशिया कप जो है क्या हुई थी, तीरंदाजी महिला जो है प्रतियोगिता आयोजित हुई थी और जिसमें माया बिश्नोई ने क्या किया, बेहतर प्रदर्शन किया है। और माया बिश्नोई कहाँ की है, बीकानेर की है। मंजू बाला की हम बात करें तो हैमर थ्रो में इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। पंचकुला हरियाणा में जो आयोजित हुई थी 63वीं राष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप, इसमें जो है मंजू बाला ने क्या जीता है, हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है।
संजय कुमार की हम बात करें तो 20 किलोमीटर पैदल चाल में स्वर्ण पदक जीता है संजय कुमार ने 20 किलोमीटर में। तो ये ध्यान रख लेना, मंजू बाला, माया विष्णोई और संजय कुमार, तो ये तीनों जो है जून के करंट अफेयर के अंदर इंपॉर्टेंट है खेल वाले हिस्से को लेकर। पवन कुमार की हम बात करें तो राजस्थान के पवन कुमावत को भारतीय टीम में चयन हुआ है वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कजाकिस्तान में 76 किलो भार में जो है चयन किया गया है। पवन कुमावत जो है राजस्थान के, इनको जो कजाकिस्तान में जो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग जो है ये प्रतियोगिता है, इसका उदयपुर में जो ट्रायल हुआ था, तो इनका जो है चयन हुआ है पवन कुमावत का 76 किलो भार में। अनिल जोशी कोच, श्याम सुंदर भारतीय टीम में चयन। यूरोप के चेक गणराज्य में होने वाली वर्ल्ड पैरा रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए भारतीय पैरा टीम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें राजस्थान के अनुभवी प्रशिक्षक अनिल जोशी और भारतीय पैरा तीरंदाजी का जो है टीम का कोच इनको नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना, बीकानेर के जो तीरंदाज श्याम सुंदर का भी चयन भारतीय टीम में किया गया है। ब्रिक्स गेम 2024 की हम बात करें तो नितिका बंसल ने रजत और जाह्नवी मेहरा ने कांस्य पदक जीता है। कजान रूस में जो है आयोजित हुई थी ब्रिक्स गेम 2024, इसमें वुशु खेल के अंदर राजस्थान की निकिता बंसल और रजत में निकिता बंसल ने 2 सिल्वर मेडल और जाह्नवी मेहरा ने कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता है। श्री गंगानगर की जो नितिका बंसल है इन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। वहीं जयपुर की जाह्नवी मेहरा ने 56 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये ध्यान रख लेना, आपको इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट अभी क्या हो गया पेरिस ओलंपिक, वहां से जो है स्पोर्ट्स के जो है क्या आएंगे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस बार थोड़ा पेरिस ओलंपिक जो है हमारे लिए ठीक नहीं रहा इंडिया के लिए, लेकिन फिर भी जो है क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। अश्वनी व कशिश ने अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। मानिनी ने भी क्या है शूटिंग में, मानिनी कौशिक ने भी क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि एक ये इंपॉर्टेंट है, अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया है। जयपुर के अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी में क्या किया है, देश का प्रतिनिधित्व किया है। तो राजस्थान के जयपुर से अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान ने निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लिया है। इनका जो चयन हुआ है वो हुआ है स्किट मिक्स्ड टीम इवेंट में, ठीक है। इसके अलावा नरूका क्ले पिजन ट्रैप मैन इंडिविजुअल और माहेश्वरी चौहान क्ले पिजन ट्रैप वीमेन इंडिविजुअल में भी भाग लेगी। तो जयपुर से जो है नरूका और चौहान, माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका, ठीक है, इनका जो है चयन हुआ है। तो दोस्तों जो आज की क्लास में इतना ही है, आगे जो है हम करंट अफेयर को कंटिन्यू करेंगे, हम जो है जून का पूरा करंट अफेयर देखेंगे। तो दोस्तों चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए जो है बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं, बस भरोसा रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़े रहिए। आप मुझ पर भरोसा रखिए, आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।